फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने अपने प्रश्नावली 1B के सवालों को करने के लिए। पिछले वीडियोस में हमने यूक्लिड मेथड क्या होता है इसको देखा और यूक्लिड मेथड पर आधारित प्रश्नावली 1A के जितने भी सवाल थे सभी सवालों को हमने एक एक करके देखा। अगर आपने नहीं देखा है तो उन सभी सवालों को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे क्लासेस की प्लेलिस्ट दी हुई है, लिंक दिया हुआ है सबका, आप लोग जा करके आराम से देखिए, ठीक है। तो अब ये जो प्रश्नावली 1B है ये बेसिकली एलसीएम एचसीएफ निकालने पर ही आधारित है। जो प्रश्नावली 1A थी वो हमारी एचसीएफ निकालने पर आधारित थी, ठीक है। इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है और एलसीएम और एचसीएफ निकालने का एक फार्मूला है छोटा सा, वो भी इसमें है, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न मैंने एक ही साथ इसमें 4-5 भाग दिया है, तो मैंने 4 भाग यहाँ लिख लिया है, बाकी एक भाग में इन चारों को बताने के बाद बताना होगा। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इन सभी को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि ऐसी संख्याओं का गुणनफल जो अपने या एक के अलावा किसी और संख्या से ना घटे, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले 140 के लिए करते हैं। 140 के लिए कैसे करेंगे? तो इसमें जो आपके उदाहरण में दिया हुआ है वो सीधे मल्टीप्लाई करके बताया हुआ है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि कैसे बेसिकली करना है। 2 से 3 से 4 से भाग देना है, ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी, कौन सी संख्या 3 से कटेगी, कौन सी संख्या 5 से कटेगी, 7 से कटेगी। ये सब चीजें तो आप लोग को मुझे जहाँ तक पता है पता होगी। तो चलिए 140 को सबसे पहले 140 का गुणनखंड निकालते हैं। तो ये 2 से 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से 7 और फिर 7 से 1। तो अब इसका जो गुणनखंड है वो आ गया कितना? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। 140 का ये गुणनखंड हो गया। अब इसी तरह 156 का करेंगे। तो 156 का क्या होगा? 2 से जाएगा 4 तो 7 और 8, फिर 2 से जाएगा 3 और 9, फिर उसके बाद ये 3 से जाएगा 1 और 3, फिर ये जाएगा 13 से। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। अब इसका कर लेते हैं 3825। 3825 कैसे होगा? 3825 कितने से जाएगा? लास्ट में 5 है तो 5 से तो जाएगा ही, लेकिन देख लेते हैं 3 से जा रहा है कि नहीं। 8 2 10 और 5 और 3 5 और 3 8, 10 और 8 18, यानी ये 3 से भी जाएगा। तो 1 6 21 15, ठीक है। अब ये देखते हैं 7 3 10 और 5 15, ये फिर से 3 से जाएगा। तो ये 4 ये और ये, ठीक है। 5 4 9 और 2 11। अब ये 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा। तो ये और ये, ठीक है। फिर 5 से लेके जाते हैं तो कितनी बार में जाएगा? 5 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35 और फिर ये 17 से जाएगा, ठीक है। तो 3825 इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। अब इसी तरीके से 5005 का करेंगे। 5005 का होगा तो ये आपका 5 से जाएगा, तो ये 1 0 0 1। फिर उसके बाद ये किससे जाएगा? फिर ये आपका मेरे ख्याल से जाएगा 5 से तो जाएगा नहीं, 7 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा। हाँ, तो अब मेरे ख्याल से ये जाएगा आपका 11 से जाना चाहिए। हाँ, तो 11 11 9 जा 99 और 11 11, ठीक है। और फिर ये 7 से जा रहा था क्या? मेरे ख्याल से ये 7 से जा रहा था। ये 7 से जा रहा है, तो 7 से ही लेके जाते हैं पहले। 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28 और ये 7 2 जा 7 3 जा 21, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कितने से जाएगा? फिर ये 7 से जाएगा, फिर ये 7 से नहीं जाएगा। अब कितने से जाएगा? अभी मेरे ख्याल से 13 से जाएगा। तो 13 1 जा 13, 11 से जाएगा। अभी 11 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33, फिर ये 13 से जाएगा, फिर ये आ जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13।
तो पहले प्रश्न की ये जो 4 सवाल हैं 140, 156, 3825 और 5005, इन चारों पे मैंने अभाज्य गुणनखंड बता दिया आप लोग को। अब एक और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। ये सब चीजें तो आप लोगों ने 6, 7, 8 में ही पढ़ लिए होंगे, तो इसमें उतना ज्यादा बहुत वो करने की जरूरत नहीं है। 5वां प्रश्न है, पहले का 5वां है 7429, ठीक है। तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखते हैं। पहले ये 3 से जा रहा है, 9, 10, 11, 11 और 4 15, और 15 और 5 20, और 20 और 2 22, तो ये नहीं जाएगा। तो 7429, अब ये जाएगा किससे, 3 से जाएगा नहीं, 7 से जा रहा है, 7 से भी नहीं जा रहा है, तो और किससे जाएगा, 11 से जाएगा, 8 और 77, 8, 9, 10, 11, मेरे ख्याल से ये 11 से भी नहीं जाएगा। हाँ 11 से भी नहीं जाएगा, तो जाएगा किससे ये आखिर, मेरे ख्याल से जाएगा ये 17 से। हाँ 17, 68 हुआ और 6 हुआ। हाँ हाँ ठीक है, 68 यानी 6 और 62, 62 हुआ, 77, ठीक है। ये 17 तो 68, तो 74 में से 68 गया तो ये तुम्हारा बच गया 6, फिर 62, और 62 में से 51 गया तो कितना बचा है, 1 और 1 11, और ये 9, तो फिर 7 बार में जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 17 से जाएगा 34, 6, 3, 9, नहीं, फिर 17 से नहीं आएगा तो फिर 19, 19 से जाएगा मेरे ख्याल से, 19 से जा रहा, 38, 39, 40, 5, 23, फिर ये 23 से जाएगा, ठीक है। तो 7429 का गुणनखंड क्या होगा, 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक है। ये चीज हमें पता चले, ये 5वां हो गया आपका, 17 गुणे 19 गुणे 23। अब प्रश्न नंबर हम दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। तो पहला प्रश्न बोल रहा है, दूसरे का पहला बोल रहा है 26 और 91, कह रहे हैं कि 26 और 91 का गुणनफल, 26 और 91 का HCF और LCM निकालिए, और उसके बाद जो सूत्र है, सूत्र क्या है, सूत्र पहले लिख लो तुम लोग। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है तुम्हारा, अगर कोई दो संख्याएं हैं, तो अगर संख्याएं A और B हैं तो उन दोनों का मल्टीपल, उन्हीं दोनों के HCF, A और B के HCF और उन्हीं दोनों के LCM के मल्टीपल के बराबर होता है, ठीक है। अगर दो संख्याएं हैं A और B, तो उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणनफल उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मूला है, ठीक। तो 26 और 91 का पहले हम क्या निकालें, पहले 26 और 91 का LCM निकालें, फिर तुम क्या निकालोगे, फिर उसके बाद इसका तुम HCF निकालो, और फिर उसके बाद देखते हैं मल्टीप्लाई करके। तो 26 को हम कैसे लिख सकते हैं, 26 को अगर 2 से जाए, 2 गुणे 13, और फिर 91 तुम्हारा कितने हो जाएगा, 7 गुणे 13, यही होगा ना। तो तुम्हारा जो HCF होता है, HCF क्या होता है, HCF वह संख्या होती है जो इन दोनों में कॉमन हो, जितनी भी संख्याएं इन दोनों में कॉमन होंगी, दो संख्याएं हैं यहाँ पे, तो इन दोनों में जितनी संख्याएं कॉमन होंगी वही इन दोनों का HCF होगा। तो यहाँ पे 13 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF तुम्हारा हो जाएगा क्या, इसका HCF हो जाएगा 13, और LCM क्या होगा, तो LCM तुम्हारा हो जाएगा कि जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, और बाकी उसके बाद जितनी संख्याएं हैं उनको मल्टीपल में लिख देना है, ये तुम्हारा LCM हो जाएगा, ठीक है। पहले जितनी भी संख्याएं दी जाए उनका गुणनखंड निकालेंगे ऐसे, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसके पहले जो पहला प्रश्न मैंने बताया वैसे गुणनखंड निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से थोड़ी सी मतलब जल्दी हो जा रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो ये 2 गुणे 13 और ये 7 गुणे 13, अब इन दोनों में जो कॉमन है वही इन दोनों का HCF होगा, और कॉमन जो है उसको एक बार लिखेंगे और उसके बाद
उसके बाद जितने भी नंबर होंगे उन सबका भी आपस में गुणनफल, ये सब मिलकर के होगा तुम्हारा एलसीएम। ठीक है, तभी क्या है कि इसको वेरीफाई भी करिए कि इन दोनों का मल्टीपल यानी 26 गुणे 91 बराबर 13 गुणे 13 गुणे 2 गुणे 7। मतलब ये कि इन दोनों संख्याओं का, मान लो ये संख्या a है और ये b है, इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल इन दोनों के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। तो सिंपल सी बात है, ये तुम लोग जब गुणा करके देखोगे तो ये इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो इसको तुम लोग को गुणा करके देख लेना। ठीक है, वैसे ये इक्वल ही आएगा। चलो दूसरा, इसी का दूसरा क्या क्या है, इसी का दूसरा तुम्हारा क्या रहा है 510 और 92। तो ये दूसरा 510 और 92। ठीक है, तो 510 और 92 का क्या होगा, 92 का लिखो पहले, 2 से जाएगा तो कितना बचेगा, ये 4 बचेगा यहाँ पे और 6 बचेगा, तो फिर 2 से जाएगा तो फिर 23 बचेगा। अब 23 किसी संख्या से जाएगा नहीं तो ये 23 हो जाएगा। फिर 510 2 से जाएगा तो ये तुम्हारा कितना बचेगा, यहाँ पे 510 इसमें 2 से भाग दोगे तो कितना होगा, ये 2 5 5 होगा, 2 4 5 होगा ना, 2 2 4 510, ये 2 से भाग दोगे तो ये 2 बार में जाएगा, तो ये तुम्हारा हो गया 1 और 0, फिर 5, फिर तुम्हारा हो गया 1 और 0, फिर 5, 2 5 5, तो 2 5 5 अब कितने से जाएगा, फिर 3 से जाएगा ये, तो 3 से जाएगा तो 35 आएगा, हाँ 35 आएगा, फिर 7 से जाएगा और फिर 5 से जाएगा और फिर 7 से जाएगा। ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो अब इसका जो एलसीएम है वो क्या होगा, HCF क्या होगा और LCM क्या होगा। HCF और LCM क्या होगा, जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। HCF क्या है, HCF जो इन दोनों में कॉमन हो, तो ये 2 1 कॉमन है और कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का जो HCF होगा वो 2 होगा, और कॉमन को एक बार लिखना है और बाकी सबको जितने हैं उतनी बार लिख देना है, तो ये तुम्हारा इसका LCM हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तुम लोग खुद देख लेना, मल्टीप्लाई करोगे तो सीधी सी बात है कि आंसर इक्वल ही आएगा। ठीक है, क्यों इक्वल ही आएगा मैं कैसे कह पा रहा हूँ, क्योंकि जितनी संख्या यहाँ पे है जितनी संख्या यहाँ पे और यहाँ पे है उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वही संख्या यहाँ पे आ जा रही है। तो जब वही संख्या यहाँ आ जा रही है तो सिंपल सी बात है कि इसी में से वो संख्याएं निकली हैं, तो इनका गुणा करने पे और इन दोनों का गुणा करने पे आपस में इक्वल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलो अब इसके बाद दूसरे का दूसरा हो गया और दूसरे का तीसरा 336 और 54। तो दूसरे का तीसरा क्या है 336 और 54। ठीक है, 336 और 54, तो 336 और 54 तो सबसे पहले निकाल लेते हैं 336 का तुम्हारा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 2 बार में जाएगा सबसे पहले, तो ये कितना हो जाएगा 1 6 और 8, 1 6 और 8 हो जाएगा, तो फिर 2 बार में जाएगा, तो फिर उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा कि 8 और 4, फिर 2 बार में जाएगा, तो फिर हो जाएगा तुम्हारा 42, यानी फिर 2 बार में जाएगा, फिर उसके बाद 42 हो जाएगा, फिर 2 बार में जाएगा तो तुम्हारा कितना होगा 2 और 1 होगा, तो फिर 3 बार में जाएगा और फिर 7 बार में जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 9, ये 9 को यहाँ पे हम फिर 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 3 9 9 27 27 दूनी 14। ठीक है, 2 4 4 दूनी 8 8 3 24 24 7 कितना होगा 21 21 दूनी 42 42 दूनी 84 84 दूनी, एक और 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक और 2 आएगा। तो अब चलो इसमें देखते हैं HCF और LCM इसका क्या क्या बनना है। तो HCF तुम्हारा क्या हो रहा है और LCM तुम्हारा क्या हो रहा है। HCF तुम्हारा क्या है, HCF हुआ है कि जो जो संख्याएं कॉमन हो, तो 1 2 कॉमन आ रहा है और 1 3 कॉमन आ रहा है, तो 2 गुणे 3 ये तुम्हारा क्या हो गया HCF हो गया। और इसके अलावा 2 गुणे 3 1 2 3 1 2 3 7 और नीचे 2 बार 3 तो ये तुम्हारा LCM हो गया और ये तुम्हारा HCF हो गया। ठीक है,
कॉन्सेप्ट तुम लोग को मैंने बता दिया कि एचसीएफ कैसे निकालना है। एचसीएफ वैसे निकालना है कि जो संख्याएं इन दोनों में कॉमन हो उन संख्याओं का एक बार लिखो, अगर एक से ज़्यादा कॉमन हो तो उन दोनों को आपस में लिख करके गुणा कर लो, वही तुम्हारा एचसीएफ बनेगा। और एलसीएम ये है कि एचसीएफ वाली संख्या को लिखो और उसके बाद जितनी संख्याएं बच रही हैं उन सबको भी आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो, यही तुम्हारा एलसीएम निकलेगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से हमारा पहला और दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम कौन सा, अब इसके बाद हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें भी एचसीएफ और एलसीएम ही बोल रहा है। तो तीसरे का पहला तुम्हारा क्या है? तीसरे का पहला 12, 15 और 21। 12 और 21, ठीक है। तो 12, 15 और 21 का तुम्हारा क्या होगा? 12 का क्या लिखोगे? 12 को लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 को क्या लिखोगे? 3 गुणे 5। और 21 को क्या लिखोगे? 3 गुणे 7। तो तुम्हारा एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ तुम्हारा जो कॉमन होगा, तो देखो 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो इन तीनों का एचसीएफ जो है 3 आ जाएगा। और एलसीएम 3 को एक बार लिख लो, उसके बाद 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7। तो ये तुम्हारा एलसीएम हो गया। ठीक है, इसी तरीके से तीसरे का दूसरा क्या है? 17, 23 और 29। दूसरा क्या है? 17, 23 और 29। तो 17 का गुणनखंड तो तुम्हारा कुछ बनेगा नहीं, 17 का कोई गुणनखंड नहीं, 23 का भी कोई गुणनखंड नहीं बनेगा और 29 का भी कोई गुणनखंड नहीं बनेगा। तो सिंपल सी बात है, इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? इन सबों का एचसीएफ 1 हो जाएगा। 1 क्यों होगा? क्योंकि 17 को 1 गुणे 17 तो लिख सकते हो, 23 को 1 गुणे 23 लिख सकते हो और 29 को 1 गुणे 29 लिख सकते हो। और फिर इसी तरीके से एलसीएम। एलसीएम क्या है? एलसीएम इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, 1 को तो एक बार लिखो और 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है, तो ये तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरे का तीसरा है 8, 9 और 25। 8, 9 और तीसरे का तीसरा, तीसरे प्रश्न का जो तीसरा है 8, 9 और 25। तो 8, 9 और 25 का हम फटाफट पहले से क्या कर लेते हैं? 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का हो जाएगा 3 गुणे 3 और 25 का क्या हो जाएगा? 25 का हो जाएगा 5 गुणे 5। तो अब इसका एचसीएफ इन तीनों संख्याओं का और इन तीनों संख्याओं का एलसीएम। तो एचसीएफ इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू वन और इंटू 1 कर सकते हैं, तो एचसीएफ 1 हो गया और एलसीएम हो गया इन सभी संख्याओं का गुणन। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम हो गया तीसरे का तीसरा। अब आता है प्रश्न चौथा। तो चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? ये तुम लोगों ने समझ लिया होगा मेरे ख्याल से, ये सब चीजें तो अभी इजी है तुम लोगों के लिए, ये सब तो तुम लोगों ने पढ़ा ही है। तो अब चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न मैं पढ़ता हूँ। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है तुम लोग का, यदि एचसीएफ 306 और 697 का 9 दिया है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। 306 एचसीएफ 306 और 957 का कितना दिया है? 657, सॉरी 657 का ये जो एचसीएफ है वो 9 दिया है, तो एलसीएम बताइए। एलसीएम बताइए क्या होगा। ठीक है, ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, तो एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम पूछ रहा है, तो हमें पता है हाँ 396। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है A इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो A इंटू बी का मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो 306 और 657 का गुणनफल एचसीएफ 9 है और एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 बटा 9 और 9 से कट जाएगा, ये देखो, और 34 बार में कट जाएगा, तो एलसीएम जो आएगा तुम्हारा, एलसीएम क्या आएगा? 34 गुणे 657। ठीक है, तो
306 और 657 का जो एलसीएम है वो 34 गुणा 657 आएगा। ठीक है, समझ गए ना? ये फार्मूला है, अभी भी मैंने तुम लोगों को कुछ देर पहले भी बताया था कि दो संख्याएं अगर दी हुई हैं तो दोनों संख्याओं का आपस में गुणनफल उन्हीं दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ दोनों संख्याएं दी हुई हैं 306 और 657। अब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ उसने दे रखा है और एलसीएम कह रहा है निकालने को। तो एचसीएफ इनटू एलसीएम किया हमने और फिर यहाँ से हमने एलसीएम निकाला। तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी 34 गुणे 657। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तुम लोग लिख लेना। अब चौथे के बाद क्या है? चौथे के बाद पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है यदि एचसीएफ 225 और 60 का दिया है। पांचवा प्रश्न क्या है? एचसीएफ कितना है? 225 का और 60 का कितना दिया हुआ है? एचसीएफ तुम्हारा दिया है 225 और 60 का 225 गुणे 5 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो x का मान बताइए, x की वैल्यू बतानी है हमें। तो सिंपल सी बात है कि एचसीएफ 225 और 60 का कुछ न कुछ तो होगा। तो 225 का पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। ये कितनी बार में जाएगा? 3 से जाएगा तो 75। तो 75 फिर तुम्हारा 3 से जाएगा तो फिर 25 होगा, फिर 5 गुणे 5 होगा। ठीक है, 60 देखते हैं। 60 तुम्हारा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, 5 3 15 15 2 30 30 2 60 45 45 बचे 225। ठीक है, अब इन दोनों का एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जो इन दोनों में कॉमन होती है, इन दोनों में 3 गुणे 5 कॉमन है। तो हमें पता चल गया कि एचसीएफ जो है तुम्हारा किसका 225 और 260 का 3 गुणे 5 यानी कितना होगा? 15 होगा। तो अभी इस एचसीएफ की वैल्यू यहाँ पे ला करके हम रख देते हैं। तो 15 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x। ठीक है, तो माइनस 10x इधर कर लेते हैं। तो 10x बराबर 225 गुणे 5 धन 15। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे? अब यहाँ से इसको जोड़ लो। ये तुम्हारा हो जाएगा 5 12 11 और प्लस 15। तो ये तुम्हारा हो गया 11 40। अभी 11 40 तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 10x बराबर 11 40। तो x बराबर तुम्हारा 11 40 बटा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 114। ठीक है, और इसी की वैल्यू निकालने के लिए वो कह रहा था। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, मुझे जहाँ तक लगता है कैलकुलेशन तो ठीक होगी। देखो कॉन्सेप्ट एक बार और समझ लो। इसने कहा कि जो एचसीएफ है 225 और 60 का वो हमने इस इक्वेशन के रूप में दे रखा है 225 गुणे 5 माइनस 10x। ठीक है, तो अब हमें एचसीएफ 225 का और 225 और 60 का निकाला तो हमारा आ गया 15। ठीक है, अब इस 15 की वैल्यू को हमने लाकर के यहाँ पे रख दिया। तो उस 15 की वैल्यू 225 गुणे 5 माइनस 10x के बराबर में। अब ये 5 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 5 5 25 2 10 2 12 ये 11 25 आया। ठीक है, 11 25 में 15 जोड़ा तो हमने 11 40 आया और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल दी 114। ठीक है, तो अब चलो अब अगला छठवां प्रश्न क्या है? छठवां प्रश्न भी देख लेते हैं जल्दी से। छठवां प्रश्न तुम्हारा है एचसीएफ 120 और 225 का 15 है तो एलसीएम बताओ। तो देखो छठवां प्रश्न क्या है? छठवां प्रश्न है तुम्हारा एचसीएफ दिया हुआ है किसका? एक मिनट रुको, थोड़ा सा पसीना ज्यादा हो रहा है। तो एचसीएफ जो है तुम्हारा 120 और 225 का कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। तो अब इसी का एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम बताओ क्या होगा? तो एलसीएम यहाँ पे हम तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एलसीएम देने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वह कह रहा है कि तुम्हें हमने फार्मूला बता दिया है इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो उस फार्मूले का यूज करके बताओ। तो फार्मूले का यूज करना है तो a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। यहाँ पे लिख लेना कि हम जानते हैं या वी नो। ठीक है, वी नो दैट। ठीक, अब a इंटू बी यानी 120 गुणे 225 बराबर एचसीएफ 15 गुणे एलसीएम। तो अब यहाँ से एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
बताओ, एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी 120 गुणे 225 बटा 15। ठीक है, 15 से ये 15 बार में कट गया, यानी 120 गुणे 15, तो 15 और 12 का मल्टीपल 180 होता है, तो ये 1800 आ गया। तो एलसीएम जो है तुम्हारा वो कितना आ जाएगा, एलसीएम तुम्हारा 1800 आ जाएगा, 120 और 225 का। ठीक है, ये चीज तुम लोग समझ गए। पुराने वाला प्रश्न यही तरह था। अब ये तुम्हारा 7वां प्रश्न, 7वां प्रश्न में अंतिम इसमें करा दे। 7वां प्रश्न जो है अंतिम प्रश्न इस वीडियो में करा दे रहा हूँ, और उसके बाद जो बाकी के प्रश्न है, बाकी के और शायद 14 तक है, तो 7 प्रश्न और है, उनको मैं अगली वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, वो भी वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूंगा इसके बाद। तो नीचे दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति क्या दी हुई है, आकृति दी हुई है y, यहाँ से दो ऐसे बना हुआ है, एक है 4 और एक है x, और उसके बाद x से 3 और 7 बना हुआ है, x से 3 और 7 बना हुआ है, 3 और 7। ठीक है, तो अब देखो, अब ये तुम्हारा ये भी कॉन्सेप्ट है गुणनखंड वृक्ष। ठीक है, गुणनखंड ट्री, फैक्टर ट्री है ये। तो फैक्टर ट्री में करना क्या है कि देखो ये 14, ये मान लो यहाँ पे कोई एक संख्या है, उसका गुणनखंड ये और ये है। ठीक है, यानी इन दोनों संख्याओं को आपस में अगर हम गुणा करेंगे तो y के बराबर आएगा। ठीक है, तो y बराबर x इंटू 4। ठीक है, इतने का। ठीक है, और इसी तरीके से हम नीचे x का गुणनखंड ये है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 7 में 3 का गुणा करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 21, और इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, तो y बराबर 21 इंटू 4 यानी 84। तो y की वैल्यू आ जाएगी 84। ये तुम्हारा गुणनखंड वृक्ष है, इसमें कुछ नहीं करते हैं, जो गुणनखंड हो रहा है उसको इस तरीके से दो पार्ट में दिखा देते हैं बस। x का गुणनखंड 3 और 7 है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे x आएगा, और y का गुणनखंड x और 4 है, यानी x और 4 को मल्टीप्लाई करने पे y आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ से पहले वाले से हम y की वैल्यू निकालेंगे और नीचे वाले से हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब ये 7 प्रश्न हो गए। अब इस वीडियो में मैं 7 ही प्रश्न रहने देता हूँ, बाकी सारी और भी सब्जेक्ट जो हैं और भी तुम्हारे ट्रिक व्रिक है, जो भी शॉर्ट्स हैं, इन सब की जो लिंक है वो सब नीचे दी हुई है, इन सबको देखो अच्छे से और पढ़ाई करो। और इसके बाद के जो 7 सवाल हैं उनके लिए मैं एक और नई वीडियो बना दूँगा, उसमें मैं बाकी के और 7 सवालों को हल करा दूँगा। ठीक है, तो चलो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ध्यान से अच्छे से घर पे रहो। चलो फिर तब अगली वीडियो में मिलते हैं, चलो, थैंक यू।